आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। विशेष चर्चा में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुरेश माने सर, जो कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, संविधान के अभ्यासक भी है और इस बहुजन मोमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका। शुरुआत करेंगे कि देश में जिस तरह आज कल 26 जनवरी है, कल ट्रैक्टर रैली होने वाली है और लगभग 60-65 दिनों से किसान जो है रास्ते पर बैठे हैं, सरकार के खिलाफ बैठे हैं एमएसपी को लेकर और उनकी मांगों को लेकर। और जो 3 कानून हैं, आप कानून के जानकार हैं, ये 3 कानून हैं जिसका विरोध किसान कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि ये तीनों कानून अच्छे हैं जिनको किसानों को जो उससे मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है? सबसे पहले आवाज़ इंडिया का आप सभी का शुक्रिया। साथ ही साथ कल गणतंत्र दिन है, तो प्रजासत्ताक दिन होने के कारण आप सभी को बधाइयाँ हो। जैसा आपने पूछा कि एक तरफ तो गणतंत्र दिन है और दूसरी तरफ देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर एक अलग ट्रैक्टर रैली करके प्रजासत्ताक दिन मना रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? और नौबत आने के कारण सीधा सीधा उसका सटीक जवाब देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की जो गलत नीति है उसका यह परिणाम है। किसी भी सरकार ने आज तक किसान या खेती के बारे में कोई भी ढंग की प्लानिंग नहीं की है, जबकि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी लगभग 24-25% मतलब 24% देश के कुल आय में, टोटल जीडीपी में अपना योगदान देता है। खास करके इस बात को मैं अधोरेखित करना चाहूँगा, जब कोरोना कालखंड में पूरी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेबर सेक्टर बर्बाद हो गया, कारपोरेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर का उत्पादन बंद हो गया, तो देश का जीडीपी लगभग 0 तक पहुंच गया। तब भारत के अर्थव्यवस्था को अगर मजबूती देने का काम किसी ने किया तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया, मतलब किसानों ने किया। तो उस किसानों के साथ अगर हम नाइंसाफ़ी करेंगे और उसके ऊपर गलत कानून बनाकर कुछ किसानों की गुलामी लाने वाली प्रथा को जन्म देने वाले कानून बनाएंगे, तो कम से कम उत्तर भारत का, खास करके हरियाणा और पंजाब का किसान जागरूक है, मजबूत है सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसका परिचय आज हमें देखने को मिल रहा है। एक तो किसानों के बारे में मैंने जैसे कहा कि अंग्रेज़ों के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी इन्वेस्टमेंट और जितना सुधार करना चाहिए था, वो एक तो सुधार किसी भी सरकार आए उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल और कारपोरेट सेक्टर पर हमेशा एम्फसाइज किया और एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया। तीसरी बात, जब नौकरियों का निर्माण कम हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का दबाव बढ़ता है, तो एग्रीकल्चर फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। ऐसे हालत में जब केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, इन्होंने जो 3 कानून बनाए, उस 3 कानून के माध्यम से सरकार करना क्या चाहती है? सरकार ये करना चाहती है कि एक तो एग्रीकल्चर का कारपोरेटाइजेशन करना चाहती है, मतलब खेती व्यवसाय में प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कारपोरेट सेक्टर को अपने धन्ना सेठ उद्योगपति की एंट्री करना चाहती है, ताकि किसान अपनी खेती उनको सालाना, 2 सालाना, कुछ सालों के लिए वो उनको किराए पर दे दे, कारपोरेट माध्यम से खेती करे और किसान घर बैठे कुछ अपना उत्पादन का हिस्सा ले। इस तरह की सिस्टम है। दूसरी तरफ है कि किसान ये चाहता है कि स्वामीनाथन कमीशन आयोग के मुताबिक उसको जो प्रोडक्ट है, जो भी खेती की फसल है, उसको 1.5 गुना दाम की गारंटी चाहिए। ये तीनों कानून में गारंटी कहीं नहीं है, तो गारंटी देने का प्रावधान नहीं है। ये कानून क्या कहता है? एक तो किसानों को गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, वो नहीं देता है, लेकिन देश में जो अनाज के भंडार बने हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो अनाज भंडार होगा उसको 30 साल का सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और 30 साल में सरकार उसकी गारंटी दे रही है उनको, प्राइवेट सेक्टर को। जैसे मैं कहूँ कि
एक तरह को प्राइवेट सेक्टर के अनाज भंडार बनेंगे तो सरकार की फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी बंद हो जाएगी। देश भर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये गोदामों का काम करती है। जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बंद होगी तो वहाँ बेकारी बढ़ेगी। जो हाल BSNL का हुआ वो हाल फूड कॉरपोरेशन का होगा। और ये प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योगपति मित्र हैं मोदी जी के, खास करके अदानी और अंबानी, इनके बड़े बड़े गोदाम उत्तर भारत में 2016 से बने हैं। तो 2016 से गोदाम बने हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और तब सरकार ने ये कानून कोरोना कालखंड में जब पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है और पार्लियामेंट में बहस नहीं होती है, तो ऐसे समय में ये कानून पार्लियामेंट्री परंपरा को ताक पे रखकर ये तीनों कानून लाए। तो एक तरफ उद्योगपति को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किसानों को छोड़ रहे हैं। किसान का ये कहना है कि भाई हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दे, वो नहीं मिल रही है। तीसरी बात कह रहे हैं कि किसान कहता है कि हमें कोई इन कानूनों से अगर कोई गलत लगता है तो हमें साधारण जो न्यायालय होता है उसमें जाने की इजाज़त चाहिए, जिसको हम सिविल कोर्ट कहते हैं। लेकिन सरकार ने किया है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकती, आप तहसीलदार के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ। अब जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उसकी बात कलेक्टर मानेगा, तहसीलदार मानेगा, तो उनको किसानों से न्याय नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा परिणाम जो होगा, आखिरी जो मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, कि जब ये बड़े बड़े देश के अनाज के भंडार प्राइवेट उद्योगपति स्टोर करेंगे तो उसका मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब वो मार्केट के लिए ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो कीमतें कम होगी, और कम सप्लाई करेंगे तो कीमतें मार्केट में बढ़ेगी। मतलब एक तरह किसान से सस्ते भाव पे ये खरीदे जाएंगे, गोडाउन में स्टोर किए जाएंगे, इसकी होर्डिंग होगी। स्टोरिंग के लिए पहले लिमिट थी, अब लिमिट नहीं है, ये कानून में लिमिट नहीं है। तो कितना भी अनाज हज़ारों क्विंटल, लाखों क्विंटल स्टोर होगा तो मार्केट में सप्लाई कम होगी, तो उसके दाम कहाँ जाएंगे? बढ़ेंगे, आकाश तक जाएंगे। बिल्कुल। उसकी मार आम आदमी को पड़ेगी, खरीदने वालों पड़ेगी, और इसलिए मुनाफे ज़्यादा करेंगे उद्योगपति। तो ये तीन कानूनों से किसानों का घाटा है, आम आदमी का घाटा है, आम खरीदारों का घाटा है, और उद्योगपति का फ़ायदा है। ये हरियाणा पंजाब के किसानों ने समझ लिया, इसलिए वो बॉर्डर पर डटे हैं। हमने भी समर्थन किया उनका, देश के अनेक लोगों ने समर्थन किया है, क्योंकि उनके मांगे जायज़ है और सरकार की नीति गलत है। बिल्कुल, सरकार की नीति तो गलत है, लेकिन जो मिनिस्टर है तोमर वो कहते हैं कि ये कानून सभी के सभी जो है किसानों के पक्ष में है, और उन्होंने कह दिया कि जो चर्चा होनी थी वो कर ली, हमें जो प्रस्ताव देने थे हमें दे दिए, अब जो है वो किसानों को सोचना है। किसान ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, और किसानों को ये कहा जा रहा है कि किसान ये खालिस्तानवादी है, वो आतंकवादी है। और आज दिल्ली पुलिस का आज का जस्ट ट्वीट है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से फीडिंग हो रहा है, 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से इस फेवर में हो रहे हैं। इस सबको कैसे समझेंगे आप? चलो, इसको तीन भागों में मैं उसका जवाब दूंगा जी। एक तो पहले केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है तोमर जी, वो कह रहे कि हम चर्चा कर रहे हैं, 11 राउंड हो गए, नतीजा कुछ नहीं है। सबसे पहले सरकार को चर्चा करनी थी तो चर्चा पार्लियामेंट के अंदर करनी चाहिए। किसानों के साथ प्राइवेट बैठकर पंचायत लगाना, ये पार्लियामेंट में प्रजातंत्र में, जब आपके पास पार्लियामेंट देश का सबसे बड़ा व्यासपीठ है, मंच है, तो वही होना चाहिए थी ना। तो ये कानून बनाते वक्त जब सारा विपक्ष देश का चर्चा की मांग कर रहा था तो सरकार ने चर्चा क्यों नहीं की? ये पहला सवाल है। अब किसानों के साथ चर्चा करोगे तो किसान तो कोई पार्लियामेंट है ही नहीं। पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना और किसानों के साथ पार्लियामेंट के बाहर करना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या उचित है? क्या परंपरा ठीक है? सवाल पहला उठता है। दूसरी बात है कि बीजेपी सरकार जब से आई है पिछले 5 साल में, ये 6वां-7वां साल है, उनका रवैया तानाशाही रह चुका है। क्यों रह चुका है? क्योंकि उनके पास एक पार्लियामेंट के अंदर ब्रूट मेजॉरिटी है। देश का विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी, बहुत बड़ी कमज़ोर होने के कारण और देश का विपक्ष बिखरा होने के कारण, 300 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बड़ा समर्थन पार्लियामेंट के अंदर होने के कारण ये सरकार थोड़ी एरोगेंट बन चुकी है, एग्रेसिव बन चुकी है, और उसके परिचय कई बार आए हैं।
सीएए के समय आ गए, एनआरसी के बारे में आ गए, और जब से इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी, पहले तो 2014 में मोदी विकास का नाम लेकर सत्ता में पहुंच गए, वो भी कांग्रेस पार्टी की गलती है, विपक्ष की गलती है, इसलिए पहुंच गए, बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच गए, बाय चॉइस तो नहीं पहुंचे। और जब 2014 में विकास के नाम पर आए तो मेजॉरिटी मिलने के बाद उनके असली दांत खाने के और दिखाने के ये लोगों के सामने आने लगे, और इसीलिए इन्होंने कड़ा रवैया अपनाया। फिर वो नेशनलिज्म, जो हिंदू नेशनलिज्म है उसकी बात हो, हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो, या एनआरसी सीए के माध्यम से एंटी खिलाफ मुस्लिम खिलाफ वाली बात हो, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या नागरिकों के स्वातंत्र्य अधिकार है, इनको लेकर। लेकिन जैसे जैसे सरकार के नीति के खिलाफ लोगों की आवाज़ बुलंद होने लगी तो बीजेपी का नेटवर्क, उनका आईटी सेक्टर जो भी है, इन्होंने उन लोगों को ब्रांड करने की कोशिश की, कंडेम करने की कोशिश की, और कंडेम करने के लिए उनको पहले राष्ट्रद्रोही का टैग लगाया, किसी को राष्ट्रद्रोही का टैग लगाया, किसी को खालिस्तानवादी का टैग लगाया, किसी को मुसलमान होने का टैग लगाया, किसी को नक्सलाइट होने का टैग लगाया, किसी को अर्बन नक्सलाइट होने का टैग लगाया। तो ये बड़ी खोज की है भारतीय जनता पार्टी परिवार ने पिछले 5 साल में, इस मामले में बहुत बड़ा विकास किया है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सेडिशन, देशद्रोह का मामला, इसके सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए तो मोदी कालखंड में हुए। और इसीलिए जब किसान आंदोलन तीव्र हो चुका है तो किसान आंदोलन सरकार के सामने तहस नहीं हो रहा है, डटा है, सरकार के गले के हड्डी बन गया है। बिल्कुल। ऐसे हालत में इस आंदोलन को कंडेम करना, लोगों के नज़र में उसकी इमेज, छवि को खराब करना, इसलिए पहले से ये कहते आए कि इसमें खालिस्तानवादी घुसे हैं, इसमें पाकिस्तानवादी घुसे हैं, इसमें और कोई घुसे है। तो ये सीए का खिलाफ, जो एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चला, उस वक्त भी बीजेपी परिवार वालों ने यही हथकंडे अपनाए थे, तो अभी भी ये हथकंडे अपनाए हैं। फिर चाहे फिर वो पाकिस्तान से इतने ट्विटर हैंडल हो गए, वैसे बॉर्डर का इलाका है, सरकार भारत बीजेपी के हाथ में, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार क्या कर रही है? जब चाइना एक गांव आपके देश के बाउंड्री में बिठाता है तब सरकार सोती रहती है, तब सरकार के लोग जाग नहीं पाते। या टीआरपी की घोटाले में देश के सारे जो गोपनीय दस्तावेज होते हैं किसी पत्रकार के पास पहुंच जाते, किसी प्राइवेट आदमी के पास पहुंच जाते, तो ये सरकार की नालायकी और नाकामी छिपाने के लिए एक प्रति हमले के रूप में जिन्होंने इस सरकार के नाक के नीचे दम कर दिया है, उनको कंडेम करना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति है। मुझे लगता है कि अभी लोग बहुत सारे देश के जानते हैं, और इसलिए इतने सारे प्रयोजक के बावजूद भी 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली होगी तो उसका समर्थन देश के लोग भी कर रहे हैं, सिर्फ किसान नहीं कर रहे। और इससे सरकार को जागना चाहिए और अपने गलत नीति से वापस होना चाहिए। गलत नीति से वापस होना चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा जो उठाया है कि मोदी काल में सेडिशन ने देशद्रोह के जो मामले हैं सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसी मोदी काल में जैसे आपने जिक्र भी किया, अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम उन्होंने किया, सारे गुप्त सूचनाएं उनके पास थी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रही है। किसानों के रैली में सरकार प्लान करती है कुछ लोगों को ताकि वो वहाँ दंगा करे और किसान आंदोलन। तो ये जो नीति है ये संघ की नीति है या बीजेपी की नीति है? अब बीजेपी और संघ परिवार को अलग करके देखने के दिन खत्म हो गए जी। अब दोनों मिलके एक है, जिसको हम संघ परिवार कहते हैं और पॉलिटिकल रूप से बीजेपी कहते हैं। मैंने जैसे कहा कि संघ परिवार की ये हमेशा गांधी हत्या से लेकर तब से ये नीति रह चुकी है कि अपने विरोधियों को साम दाम भेद दंड नीति, ये जो ब्राह्मणवाद के प्रमुख षड्यंत्र के अस्त्र है, वो सारे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए किसानों के आंदोलन में नारे लगाने वाले लोग हम एनआरसी के आंदोलन में भी देखे हैं, जहाँ संघ परिवार के लोग घुसखोरी करते, उसी आंदोलन को बदनाम करने में लगे रहते। सेम प्रयोग भी अभी किसान आंदोलन में दिल्ली में एक होने की कोशिश भी की है। एक तरफ वही नाकामी है तो दूसरी तरफ मैंने कहा कि टीआरपी घोटाले में सरकार सीधे सीधे सामने आ चुकी है।
और सरकार की नाकामी खास करके देश में अपने और एक कानून है नेशनल सीक्रेट्स एक्ट करके। बिल्कुल। ये सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन करने वाले कोई भी हो उसके ऊपर कड़ी तो कड़ी सज़ा होती है, लेकिन ये सरकार अपने लोगों को छिपाने में बचाने में लगी है। और मीडिया में तो आप जानते हैं कि उनके बहुत सारे आजकल खास करके काफ़ी लोग पड़े हैं। इस समय हमें वही अमेरिका का मीडिया और भारत का मीडिया इसकी कंपैरिजन करनी चाहिए कि वहाँ का मीडिया अपने राष्ट्रपति का गुलाम नहीं होता है और यहाँ का बहुत सारा मीडिया अपने प्रधानमंत्री का गुलाम होता है। और ये खास करके रिपब्लिक टीवी को लेकर सामने आया, उससे मीडिया वाले भी और सरकार चलाने वाले लोग भी, इन दोनों को भी सावधानता बरतने की ज़रूरत है। और रहा देश के लोगों का सवाल, तो क्या ऐसे लोग देश का भला करेंगे, ये अब सोचने का समय उनके लिए। जैसे हम अभी इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है, जेपी नड्डा बार बार बंगाल जा रहे हैं, अमित शाह बार बार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, आज वो असम में थे। किसानों को मिलने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन चुनावों की रैलियों के लिए, चुनाव का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, और वहाँ भी हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व का एजेंडा, ये कैसे देखेंगे? एक तो भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई तस्वीर को हमने समझना चाहिए। मैंने कहा कि बीजेपी 2014 में कांग्रेस पार्टी के नाकामी के कारण विकास का नारा देकर सत्ता में आई। 1-2 साल ठीक रहे, बाद में विकास को उन्होंने छोड़ दिया और सिर्फ चुनाव जीतने वाली बीजेपी बन गई। इसलिए एक चुनाव खत्म हो गया तो अगले चुनाव खत्म हो गया तो तीसरे चुनाव, और इसकी तैयारी संघ परिवार बीजेपी हमेशा करती रहती है। इनको विकास का मामला, इस मामले में कोई वो ज़्यादा गंभीर लोग नहीं है अभी। नहीं, वैसे विकास दिख भी रहा है, हाँ, जिस तरह दिख से भी नहीं पेट्रोल रहा है। डीजल के दाम, महंगाई बढ़ रही है, वो भी तो एक अलग बात है कि इनकी जो नीतियाँ है, एक तो पूंजीपति समर्थक नीतियाँ होने के कारण, जैसे डीजल पेट्रोल को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, वैसे ही ये एग्रीकल्चर फसल के उत्पादन, जब उत्पादक के ये पूंजीपति लोग खरीदेंगे तो मार्केट में जब आएगा तो वो मार्केट कीमत तय करेगी। तो वही हाल पेट्रोल डीजल ऐसा होगा, तब आम लोगों को पता चलेगा कि ये नीतियाँ क्या है। और इसीलिए ये सरकारें सिर्फ चुनाव को लेकर गंभीर रहती है, खास करके बीजेपी जो है चुनाव को लेकर गंभीर रहती है और हर समय चुनाव को लेकर पावर पावर पावर। अब डेवलपमेंट, ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है और इसलिए हर समय वो चुनाव की तैयारी करती रहती है। और इसलिए अभी 5 राज्यों के जो आने वाले चुनाव है, अब उसमें असम में तो बीजेपी ऑलरेडी हुकूमत में है, उड़ीसा में ज़्यादा कुछ उनके लिए मिलने वाला नहीं है, तमिलनाडु में खास करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, पांडिचेरी में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी का लक्ष्य बंगाल है। बंगाल इसलिए है क्योंकि अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उनको उनके स्टेट में जाकर हराना, ताकि वो स्टेट और वो लीडर और उसकी पार्टी बीजेपी को विरोध करने लायक ना बचे। इस तरह का एजेंडा और टारगेट लेकर बीजेपी चलती है। अब जैसा मैंने कहा कि ये काम उड़ीसा में मुमकिन नहीं है। तमिलनाडु की अलग राजनीति है। तमिलनाडु में बीजेपी को अभी तक एक भी एमएलए नहीं है। बहुत कोशिशें की है उन्होंने। तमिलनाडु का मैं भी किसी समय में बीएसपी का प्रभारी रहा हूँ। तो तमिलनाडु में उन्होंने कई लोगों को राज्यसभा में भेजा, कई उद्योगपति को साथ में लिया, लेकिन वहाँ द्रविडियन कल्चर है और द्रविडियन कल्चर में वही डीएमके, एडीएमके, एआईडीएमके, पीएमके, इसी के अंदर वो घूमते रहते हैं। इसलिए नेशनल पार्टी को तमिलनाडु में अभी तक स्पेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली तो बीजेपी को क्या मिलेगी। तो इसलिए तमिलनाडु में बीजेपी की कोई होप नहीं, उड़ीसा में कोई होप नहीं, आसाम तो उनके पास है, पांडिचेरी में होप नहीं। इसलिए सिर्फ 5 में से एक बचा है और वो है बंगाल। अब बंगाल इसलिए चाहती है कि उत्तर पूर्व सीमावर्ती राज्यों में बंगाल की जगह अहम है, आसाम और बंगाल की। तो आसाम तो उनके हाथ में है, लेकिन एनआरसी के मुद्दे पर आसाम में भी क्या होगा इसको लेकर बीजेपी चिंतित है। बिल्कुल। खास करके वहाँ के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री, उनका पर्सनल एनआरसी को विरोध है, क्योंकि 19 लाख लोग जब एनआरसी से कट गए
तो 19 लाख लोगों के लिए जवाब ना बीजेपी के पास है ना आसाम के मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए वो खुद एनआरसी का आसाम में विरोध कर रहे हैं। ऐसे हालत में इवन आसाम में भी कार्ड पलट सकते हैं अगर बाकी के लोग ढंग के राजनीति करें तो। इसलिए सिर्फ बंगाल बचता है। बंगाल इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण है कि बंगाल एक तो कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट मूवमेंट का गढ़ रहा है, और साथ ही साथ ममता का भी अभी गढ़ है वो। तो बंगाल के ऊपर कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी एक ही तीर में दोनों को मारना चाहती है, एक तरफ ममता और एक तरफ लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट जो कुछ बचा है वो सिर्फ बंगाल और केरला में है, त्रिपुरा तो ढह चुका है। बिल्कुल। तो केरला में तो अभी लेफ्ट के सीएम हैं, विजयन करके सीएम है, लेकिन बंगाल बीजेपी इसलिए किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है ताकि लेफ्ट की मूवमेंट और ममता की राजनीति, ये दोनों को ख़त्म करना, ये उनका लक्ष्य है। और इसलिए मोदी हो, अमित शाह हो, बीजेपी के कई सारे मंत्री हैं, वो हर हथकंडे का उपयोग करके फिर शारदा चिट फंड के घोटाले में जो पहले आरोपी थे उनके खिलाफ सीबीआई लगी थी, ईडी लगी थी, उन सबको बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। जैसे कि बीजेपी ये निरमा पाउडर है और बंगाल के सारे गुनहगारों को अपनी पार्टी में लेकर उनकी धुलाई करके वो अपने बीजेपी का एजेंडा बढ़ाना चाहती है। इसलिए मीडिया, ईवीएम, धन्ना सेठ है, इनका सभी का उपयोग करके बंगाल में बीजेपी ममता के खिलाफ एक चैलेंज खड़ा कर रही है। अब समय में देखना होगा ममता सफल होती है या बीजेपी सफल होती है। जैसे बंगाल में हम देख रहे हैं कि नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और वहाँ पे ये लोग प्लान कर रहे हैं बीजेपी वाले, और वहाँ जय श्री राम के नारे लगते हैं और फिर ममता को स्टेज छोड़कर जाना पड़ता है। तो इस तरह की बीजेपी की राजनीति, और अभी आज का मैंने उनका भाषण देखा अमित शाह जी का, कि वो कहते हैं कि आसाम को 3 बातों से मुक्त करना चाहता हूँ। पहले तो गोली, जिस तरह से वहाँ वातावरण है, गोली से मुक्त करना चाहता हूँ। दूसरा, बाढ़ से मुक्त करना चाहता हूँ। लेकिन तीसरी बात जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो कहते हैं कि मैं आसाम को आंदोलन से मुक्त करना चाहता हूँ। तो इस तरह की भूमिका अमित शाह लेते हैं, तो ये आंदोलन से मुक्त करना इन्हें क्या करना होता है? ये एक तो बंगाल और आसाम ये दोनों सेंसिटिव स्टेट है। ऐसे स्टेट में किसी भी पीएम, सीएम, एचएम, होम मिनिस्टर, इन्होंने बहुत से संभाल के बोलने की ज़रूरत है। खास करके देश के बड़े पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो। एक तो नेताजी का जन्मदिन तो हर साल आता है। इसके पहले कभी बीजेपी ने नेताजी का जन्मदिन मनाया क्या? आपको याद आता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मनाया। 7 साल से बीजेपी हुकूमत में है, पहले 5 साल में नेताजी कभी याद नहीं आए, लेकिन चुनाव आ गए तो नेताजी सुभाष चंद्र याद आ गए। उनके जयंती का बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कोई बुरी बात नहीं है। बीजेपी को नेताजी की जयंती मनाने से कोई नेताजी का चरित्र नहीं बदलता है या बीजेपी के चरित्र में कोई बदलाव आता है, ऐसा हम लोगों को मानने की ज़रूरत नहीं है। रही दूसरी बात कि आसाम जैसे स्टेट में आंदोलन, गोली और बाढ़, तो उसमें चलो गोली का बंदोबस्त करें, हम समझते कि प्रजातंत्र में गोली की कोई जगह नहीं है, ये बात ठीक है। आसाम की पुरानी समस्या बाढ़ है, तो उसका भी निपटारा करे तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये बोल रहे हैं तो हम पिछले 6 साल में आपने क्या किया, इसका भी सवाल पूछेंगे। फिर उसके पहले भी अटल बिहारी के समय में बीजेपी हुकूमत थी, तब आपने क्या सॉल्यूशन किए, इसका भी सवाल पूछेंगे। और ये जब पूछेंगे तो ये 6 साल का और वाजपेयी के लगभग 2 टर्म का, उसका जवाब क्या है? 0 है, 0। तो आप बोलते बहुत है लेकिन कृति के लेवल पे आपका परफॉर्मेंस नील है, ये एक सामने आता है। रही तीसरी बात, आंदोलन मुक्त आसाम। तो आंदोलन मुक्त करना मतलब एक तो आंदोलन आप दबाएंगे या लोगों को आंदोलन करने लायक नहीं रखेंगे, इतना जुल्म जाती करोगे।
और आंदोलन तो प्रजातंत्र में, जनतंत्र में लोगों के हक और अधिकार का माध्यम होता है। आप कहोगे कि आंदोलन मुक्त करोगे तो इतना मतलब वहाँ दड़पशाही होगी, हुकुमशाही होगी, लोगों के मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार होगा? नहीं होगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि किसानों को अपने हक के अधिकार के लिए लड़ने के लिए आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए किसानों के आंदोलन को इलीगल नहीं घोषित किया, बल्कि सरकार को चेतावनी दी कि आप कानूनों को स्टे देते हैं, किसान विरोधी आंदोलन को स्टे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो हम देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। मतलब अब जो हालत है वो 3 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, सरकार ने स्टे नहीं किया है। जब नागरिकों के अधिकारों के, खास करके आंदोलन करने के अधिकार को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने आज से कभी कड़ा सख्त रवैया नहीं अपनाया, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का रक्षण किया, तो देश का गृह मंत्री कौन होता है कि हम किसी विशेष राज्य को आंदोलन करने लायक नहीं रखेंगे? तो उसके कोई ये भी कहेगा कि इसका मतलब हम हर समस्या का हल ढूंढेंगे। लेकिन जय श्री राम का नारा लगाना ये कोई हल है क्या? नारे लगा सकते हो, लेकिन बीजेपी के पास आज समाधान करने की, हल करने की अगर शक्ति होती तो किसान आंदोलन 55 दिन के बाद नहीं चलता। ये हालात जब ध्यान में रखते हैं तो देश के गृह मंत्री शायद प्रधानमंत्री जैसे अब बोलने में और फेंकने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, और इसलिए मन चाहे बातें वो बंगाल और आसाम के चुनाव लेकर बेछूट अपनी बातें कर सकते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं बैठेगा। आप किसानों के समर्थन में देश की विविध समस्याओं को लेकर पूरे विदर्भ में रैली कर रहे हैं। इस रैली का क्या उद्देश्य है और कितना समर्थन आप किसान आंदोलन को करते हैं? एक तो हम रैली पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। इसका प्रथम फेज जो है वो विदर्भ में चल रहा है। 20 तारीख को हमने नागपुर के ऐतिहासिक संविधान स्क्वायर, संविधान चौक से उसकी शुरुआत की है और पूरा विदर्भ का घूमकर उसका समापन 31 तारीख को नागपुर में होगा। हम जो इसमें कह रहे हैं कि 12 मुद्दे जो जनता के ज्वलंत है, उसमें से कुछ महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हैं, कुछ केंद्र सरकार से जुड़े हैं। चाहे मामले के पेशा कानून अमल का हो, या ट्राइबल लोगों के फॉरेस्ट एक्ट के मामलों का हो, आरक्षण का हो, या छात्रों के शिष्यवृत्ति हॉस्टल के मामलों का हो, या ज़मीन वाटप के मामले हो। ऐसे जो फुले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन के, बहुजन आंदोलन के जो प्रमुख एजेंडा बनने वाले जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम ये संघर्ष यात्रा, जिसमें मुस्लिम आरक्षण का भी मुद्दा है, फिर ओबीसी जनगणना का भी मुद्दा है, और विदर्भ या मराठवाड़ा जैसे बैकवर्ड रीजन है उनके डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। लेकिन आपने जो पीछे की उसमें किसान का भी मुद्दा है। और मैंने कहा कि किसान नीति अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है, और स्पष्ट रूप से जो बनानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं बनी है। एग्रीकल्चर पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, प्लान एग्रीकल्चर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आज भी देश का लगभग 80% जनसमुदाय खेती के ऊपर निर्भर है। ये 20-25% लोग पॉलिसी मेकर होंगे, लेकिन निर्भर लोगों की जो ज़्यादा संख्या है उनके बारे में सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर की भी इस बारे में सोच, जो दादा साहब गायकवाड़ के माध्यम से एक आंदोलन में 64-65 में देश के सामने आई थी, उसके बाद कोई रिपब्लिकन या अम्बेडकरी नेताओं ने ये हिम्मत नहीं की। लेकिन बीआरएसपी ने इस विषयों को एक गहन अध्ययन करके वर्तमान समय में जब खेती, किसान और खेतिहर मजदूर, इन तीनों को लेकर सरकार एक गलत नीति अपना रही है, तो उसका विरोध करना चाहिए। इसलिए हमने पहले भी ये किसान आंदोलन का वर्तमान का समर्थन किया। 12 जनवरी को हमने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में जिला अधिकारी के सामने धरना देकर उनके माध्यम से देश के पंतप्रधान और राष्ट्रपति, इनको भी मेमोरेंडम सबमिट किए, निवेदन दिए, और ये यात्रा के माध्यम से हम किसान आंदोलन में सरकार कितनी बड़ी भारी गलतियां कर रही है वो ये गांव-गांव में जाकर यात्रा के माध्यम से हम समझा भी रहे। तो एक तरफ प्रबोधन करना और जनमत तैयार करना,
और उस जनमत के आधार पर सरकार के नीति का विरोध करना। और उसका उपाय क्या है? उपाय यहाँ तक होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये गारंटी होनी चाहिए। लेकिन सरकार अगर नहीं देती है गारंटी तो सिर्फ कानून बनाकर भी नहीं चलेगा। तो कानून का अमल बजावनी करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बीआरएसपी की यह शुरू से डिमांड है कि इस देश में किसानों के हक और अधिकार के हिफाजत के लिए कानून तो होने चाहिए, लेकिन उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसान कोर्ट होने चाहिए या एग्रीकल्चर ट्राइब्यूनल होने चाहिए, जिसको हम शेतकरी लवाद कहते हैं। ये ट्राइब्यूनल होने चाहिए, क्योंकि देश में आज जो आपको करोड़ों अदालत में प्रलंबित मामले दिखाई पड़ते हैं, उसमें से 60% मामले खेती किसान संबंधित मामले होते हैं। उनके लिए अगर एक अलग कोर्ट व्यवस्था बनेगी तो आम कोर्ट के ऊपर जो बाकी मामले प्रलंबित रहते हैं उनको भी स्पीड मिल सकता है, किसानों के भी मामलों को एक अलग स्पीड मिल सकता है। तो इसलिए किसान कानून भी हो, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी भी हो, लेकिन अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए एक अलग कोर्ट व्यवस्था भी हो। तो इस तरह की एक पूरी व्यवस्था किसानों के हित में देश में आने की ज़रूरत है। इसका समर्थन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी इस जनसंघर्ष यात्रा में बाकी मुद्दों के साथ गांव-गांव, शहर-शहर जाकर, ये 50 दिन चलने वाली है, ये कोई 1-2 दिन की नहीं है। वैसे बीएसपी में हमने कई यात्राएं की है, लेकिन महाराष्ट्र में कभी बीएसपी भी 50 दिन की यात्रा नहीं निकाल पाई। और ये यात्रा गढ़चिरौली से लेकर सावंतवाड़ी गोवा बॉर्डर तक जा रही है और नांदेड़ से लेकर नंदुरबार तक जा रही है। मतलब महाराष्ट्र के हर जिले को टच करके ये जनसंघर्ष यात्रा जनता के ज्वलंत 12 मुद्दों के आधार पर लोगों से डायलॉग कर रही है। प्रबोधन के साथ एक जनसमर्थन हासिल करके केंद्र और राज्य सरकार इन दोनों के ऊपर दबाव डालने का काम कर रहे हैं ताकि ये सरकारें सही फैसले ले लें। बिल्कुल सर, जनसंघर्ष यात्रा जो चल रही है, अभी कोरोना का संक्रमण भी था और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के तरफ से कि यात्राएं निकालना, लोगों को जमा करना, इसके बावजूद भी आपने इस तरह का कार्य प्रारंभ किया। लोगों में क्या जागरूकता हो रही, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का इस यात्रा के दौरान? कोरोना का प्रादुर्भाव धीरे धीरे कम तो होने लगा है, ये सभी जानते हैं। जनजीवन सामान्य समय समय के साथ स्लो हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन एक बात मैंने ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना समय में बड़ी पार्टियों का काम नहीं रुका था। उनके पास सरकारें हैं, उनके पास मशीनरी है, तो उन प्रोग्रामों के माध्यम से उनका तो पार्टी का काम चलता है। लेकिन जो छोटे पार्टी है, खास करके फुले शाह अम्बेडकराइट बहुजनवादी पार्टियाँ होती हैं, उनका काम रुका पड़ा था। तो मैंने नवंबर से इसकी एहसास समझकर बात कि भाई ऐसे समय में हो सकता है बड़े राजनीतिक दलों का ये भी षड्यंत्र हो सकता है कि जितना कोरोना चले उतने बाकी जो दल है वो अपने आप रुक जाएंगे, उनका जन समर्थन कम होगा। तो ये समय मैंने भांपकर तुरंत अपने एक यात्रा की तैयारी की और सरकार को या प्रशासन को सूचित तो किया, और कोरोना के जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उसका पालन करके हम ये जनसमर्थन यात्रा गांव-गांव कर रहे हैं। उसमें प्रशासन भी साथ दे रहा है, कोई विरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा होता रहता है लेकिन वो जाने अनजाने होता है, लेकिन ये यात्रा बिल्कुल महाराष्ट्र में 50 दिन तक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात लोगों के समर्थन की, तो देखो आपने शुरुआत की 3 काले किसान विरोधी कानून। पहले ये काले किसान विरोधी कानून क्या है, इसके बारे में लोगों को सही जानकारी देता कौन है? क्या बीजेपी दे रही है? क्या विपक्ष दे रहा है? ना बीजेपी दे रही है ठोस कि ये 5 कारण है इसलिए कानून चाहिए, ना विपक्ष दे रहा है कि ये 5 कारणों के कारण हम विरोध कर रहे हैं। मीडिया में सिर्फ विरोध और सरकार समर्थन, यही बातें आ रही, लेकिन उसके मूल कारण क्या है लोगों को समझाना चाहिए। ओबीसी जनगणना क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, कारण लोगों को देना चाहिए। ये जो सरकार का आउटसोर्सिंग पॉलिसी है, ये महाराष्ट्र में क्लास 3 क्लास 4 नौकरियां अब प्राइवेटाइजेशन होगी, तो इसका देश महाराष्ट्र के नौजवान पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलने के चांसेस है या नहीं, ये कौन समझाएगा? तो ये बातें जब हम लोगों को समझा रहे हैं, या दादा साहब गायकवाड़ जमीन वाटप योजना है, सरकार की योजना 15 साल से है, रमाई घरकुल योजना एजेंडे पर है,
लेकिन लोगों को कितने मिले और नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, तो क्या करना चाहिए। नहीं तो फिर ये योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है। जैसे मैं हर सभा में कह रहा हूँ कि शिवराज चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में है, वो पंतप्रधान आवास योजना है, नाम सूची में आता है, कर्जा नहीं मिलता, घर नहीं बनता और सरकार खत बेचती है कि आपका घर बन के तैयार हो गया, आपको जीवन के लिए हम शुभेच्छा देते हैं। सिर्फ नाम सूची में आता है, घर नहीं बनता, बैंक का कर्ज नहीं मिलता और सरकार कहती है आपका घर बन गया। तो ये जो लोगों को गुमराह करके फंसाने वाले जो मामले हैं, चाहे फिर वो फॉरेस्ट ज़मीन पर बैठे हुए किसी भी समुदाय के लोग हैं, उनका अधिकार होता है कि अगर वो 2005 के पहले उस ज़मीन पे बैठे हैं या खेती करते हैं या उनका घर है, तो उसके ऊपर उनका अधिकार है। ये केंद्र सरकार का कानून है, तो अमल बजावनी होनी चाहिए। पैसा कानून अगर आदिवासी हित के लिए बनाया है तो अमल बजावनी होनी चाहिए। आरक्षण संविधान ने दिया है, उसके लिए स्टेट है। तो महाराष्ट्र में 45,000 SC ST के प्रमोशन के मामले प्रलंबित पड़े हैं। स्कॉलरशिप कई जिलों में डाइवर्ट होती जा रही है और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ जिलों का सुधार होना और कुछ जिलों को बैकवर्ड रखना। जैसे मैं अभी विदर्भा में सारे ज़िले घूम रहा हूँ, तो कुछ ज़िले इतने बैकवर्ड लग रहे हैं कि वहाँ ना कोई ढंग की खेती दिखती है, ना पानी की व्यवस्था दिखती है। तो विदर्भ का अनुशेष हो या मराठवाड़ा का अनुशेष हो या कोकण का हो, तो इस बारे में कई समितियां बनाई, रिपोर्ट ले ली, चाहे केलकर कमीशन रिपोर्ट का हो या वैधानिक महामंडल के रिपोर्ट होते हैं, लेकिन सरकारें काम किधर करती है। अब नाम बदलने का काम करती है। औरंगाबाद का नाम क्या होना चाहिए, संभाजीनगर, नागपुर में वो प्राणी संग्रहालय का नाम क्या होना चाहिए, ऐसे नॉन इश्यूज को सामने करके सरकारें अपने नालायकी छिपाती है। हम महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष ज़रूर है स्टेट में, इसके बावजूद लोगों के मुद्दे जो है वो उठाने में फुले शाहू अम्बेडकर का आंदोलन कहीं भी कम नहीं होना चाहिए, इसका हमें एहसास है। और ये हम अपनी ऐतिहासिक ड्यूटी लोगों के सामने जाकर मना रहे हैं। और लोग भी हर ज़िले में, कल तो जालना में लगभग 3-3.5 हज़ार लोगों की सभा हो गई, तो कई जगह में लोगों का भारी जन समर्थन मिलता है। लोग अच्छे इन बातों को समझने की कोशिश करते। और ये कोई चुनाव का मौका नहीं है। देखो, चुनाव के समय में जाओ तो लोगों की अलग नज़र होती है और बाकी समय में जाए तो लोग भी आराम से आपकी भूमिका को समझते हैं और इसलिए रिस्पांस पूरे स्टेट में बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जरा वैयक्तिक सवाल है कि लोगों के भी आप पर आक्षेप है बहुत, एक पार्टी का नेता होने के नाते, कि आप काम करते हुए दिखते नहीं और भाषण देते हुए दिखते हैं। भाषण देते हुए दिखते हैं तो क्या सिर्फ BRSP भाषण देने वाली पार्टी है या कुछ काम भी करती है? वैसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी होती रहती है, नंबर 1। जो नज़दीक वाले लोग होते हैं उनको सब बातें होती है, जो दूर वाले लोग होते हैं उनको कम बातें होती है। तीसरी बात, अगर हम भाषण वाले लोगों की पार्टी होती तो 50 दिन में 36 जिलों में यात्रा लेकर जाते क्या? इसका मतलब मिनिमम पार्टी का नेटवर्क 36 जिलों में है। मैं पूछता हूँ कि 36 जिलों में रामदास आठवले का नेटवर्क है, प्रकाश आंबेडकर का नेटवर्क है, बाकी लोगों का है? अगर 36 जिलों में नेटवर्क नहीं होता तो ये रैली लेकर नहीं जाते। दूसरी बात, ये अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो कई जिलों में BRSP के लोग चुन के आए हैं। अकेले चंद्रपुर जिले में 30-35 लोग चुन के आ गए, महाराष्ट्र में कई लोग चुन के आए। अगर पार्टी का बेस नहीं होता तो ये लोग चुन के नहीं आते। तीसरी बात कि फुले शाहू बहुजनवादी अम्बेडकर मूवमेंट का एजेंडा अभी तक बाकी पार्टियों ने कभी सेट नहीं किया। सिर्फ एट्रोसिटी आरक्षण के चक्कर में रहे, इसके आगे नहीं गए। कभी कभी गायरान ज़मीन या मार वतन की ज़मीन, इसके ऊपर आ गए, उसके आगे नहीं चले गए। तो BRSP एक एजेंडा भी सेट कर रही है। और अगर लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि माने सर सिर्फ भाषणबाज करते रहते हैं, तो इसका मतलब वो मेरा भाषण सुनते हैं इसका मतलब वो मेरा भाषण सुनते हैं, तो मेरी बात उनके तक पहुंच रही है। तो वो लोग भी अपने आप तैयार होंगे, आज नहीं तो कल तैयार होंगे, क्योंकि एक समय में कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता। और BRSP तो सिर्फ 5 साल की पार्टी है, अगले 5 साल में देख लीजिए। इसलिए हमने टारगेट किया कि पिछले 5 साल अस्तित्व और संघर्ष के, आने वाले 5 साल और कड़े संघर्ष के और सत्ता में भागीदारी के, क्योंकि इस 5 साल में लोकल बॉडी के चुनाव होंगे,
असेंबली पार्लियामेंट के लिए समय है, और इसीलिए कि टीका टिप्पणी तो होती रहेगी, लेकिन ये यात्रा जब 50 दिन चल रही है, अपने पैरों पे चल रही है, किसी धन्ना सेठ का समर्थन नहीं है, मेरी पार्टी में कोई उद्योगपति नहीं है, कोई पार्टी का बड़ा नेता नहीं है जो कि अपने पैसे लगाए, जो कुछ है वो हम पार्टी वर्कर मिलके करते हैं। तो 50 दिन 4 व्हीलर की यात्रा चलाना ये भी अपने आप में बड़ा काम है। इसलिए मैंने कहा बीएसपी भी नहीं कर पाए शुरू में, हम भी रहे, आप भी रहे, कई लोग रहे, ना बारिप कर पाई है, ना आठवले कर पाया है। तो बिना संगठन और बिना नेटवर्क के हम कर नहीं सकते। इसलिए जो लोग आरोप कर रहे हैं वो पूरे समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, जो लोग आरोप कर रहे हैं वो पूरा उसको समझेंगे, भाषण सुनेंगे, विचारधारा को जानेंगे और हो सकता है कि उनमें भी बदलाव हो। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश माने साहब थे। डॉक्टर सुरेश माने साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।